Good evening, all of you. Good evening, Abir, Deepti, Karan, Karishma, Pranati, Pratibha, Priyanka, and Sanjeev, Satdeep, Sakshi. Very good evening. How's the studies going? कैसा रिवीजन चल रहा है आपका? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपको वो शीट मिल गई थी क्वेश्चंस की सैटरडे को? किया है? क्वेश्चंस कर लिए थे आपने? yes, तो अभी टॉपिक पढ़ लेते हैं, देन वी विल कम टू द क्वेश्चंस आल्सो. एक शीट अभी और आएगी, बाकी तो फिर पूरा हो गया है. जितना अभी तक पहले किया था उसके पहले का कोई भी डाउट रिवाइज किया था? यूपीएससी, एसपीएससी, इलेक्शन कमीशन और उसके पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा कुछ रिवाइज किया है, पढ़ा था? दीप्ति, हाउ इज योर स्टडी गोइंग? आप तो बहुत दिनों से दिख नहीं रहे थे. यस मैम, मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गया था अभी इस वीक, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी. तो अभी मैंने सैटरडे को भी मेरे कॉलेज ही था, तो अभी आज मैंने रिवीजन करा है उसका. बट मैंने लास्ट क्लास वाला रिवीजन नहीं कर पाई. मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक थोड़ा रिवीजन करा और वो शीट सॉल्व करा था. ओके. शीट में कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को? अगर शीट करते समय आप 80% क्वेश्चन कर लेते हैं, शीट करते समय या कोई भी क्वेश्चन करते समय 80% अगर हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये मान लिया जाता है कि वो टॉपिक हमारा अब प्रिपेयर हो चुका है. अगर रिवीजन हो चुका हो, देन इफ यू डू नॉट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, देन अगेन फिर मुझे पूछना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा. सो आर यू रेडी और नॉट? So tell me, what is the judiciary power of president? President की judiciary power क्या है? Can grant pardon, right? अच्छा, कौन सा ऐसा पार्डनिंग पावर है जो कि प्रेसिडेंट के पास तो है पर गवर्नर के पास नहीं है? डेथ सेंटेंस. वेरी गुड. अच्छा, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से आर्टिकल तक दिया गिवन है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेके है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से आर्टिकल तक है? किस आर्टिकल में मेंशन है? एनीवन? संजीत एंड संदीप? 352 353. वेरी गुड. 323. वेरी गुड. अच्छा, किस ईयर में इलेक्शन कमीशन को वापस से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था? पहली बार बनाया गया था, फिर हटाया गया था, फिर अगेन बना दिया गया था. तो किस ईयर में बनाया गया था? 1989, जब 21 to 18 ईयर्स तक इलेक्शन वोटिंग अलाउ कर दिए थे. हाँ, जैसे जब वोटिंग की जो एज है उसको रिड्यूस किया गया था. तो आपके पास यही वाली शीट गई है ना? एक बार देख के बता दो. दिस वन क्वेश्चन. मेरी स्क्रीन रिफ्रेश करके आ रहा हूँ. ओके. इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से हम 11 से देख लेते हैं. 10 तक का मैं फिर से देखूंगी कि कहाँ है मेरे पास, तो 10 वी विल डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 11 से देख लेते हैं इसको. इफ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बोथ आर वैकेंट, ठीक है, दोनों ही नहीं है, तो हु ऑफिशिएट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अगर प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे, तो कौन फिर प्रेसिडेंट होगा? चीफ जस्टिस. और बाकी लोगों को क्या लगता है? बाकी लोगों ने नहीं किया. प्रतिभा, प्रियंका, साक्षी, आप लोगों ने नहीं किया क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. See this thing. If the position of president and vice president both are vacant, then who officiates as the president of India? Chief Justice of India. साक्षी, आपने नहीं किया है क्वेश्चन? एंड सिद्धार्थ, आपने? अगर ये बताओ कि अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो और आपके डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं हो, तो राज्यसभा को कौन चेयर करेगा? अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है और डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, तो राज्यसभा को चेयर कौन करेगा? क्या लगता है? डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट. ये कौन है डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट? अभी तक आपने पढ़ा कोई ऐसा पोस्ट है जिसको कहते हैं डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट?
प्रेसिडेंट का वॉइस मतलब आप ये सोचो पीएम का वाइस पीएम, फिर वाइस पीएम के भी पीएम कैसे, तो वाइस 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 कितने वाइस बनाएंगे। अगर ऐसा कभी भी होता है कि मान लो कि डेप्यूटी भी नहीं है और आपके वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो चेयर करना होता है। कभी कभी आप देखो जब राज्यसभा में डिबेट होती है तो ना तो वेंकैया नायडू, ऑनरेबल वेंकैया नायडू भी नहीं होते और हरिवंश जी भी नहीं होते हैं, तो फिर क्या करते हैं मेंबर्स उस दिन के लिए आपस में से डिसाइड कर लेते हैं कि कोई भी मेंबर एक तो खड़े हो जाएंगे कि हम बनेंगे या मतलब कौन स्टैंड करेगा, फिर मेंबर्स आपस में से डिसाइड कर लेते हैं कि चलो आज आप चेयर करो, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई सीनियर मोस्ट नहीं रहेंगे कि कोई भी नहीं, सीनियर मोस्ट नहीं majority होते, कोई भी नहीं, मेजोरिटी के बेसिस पे, ठीक है। एक दो लोग होते हैं जिसमें मेजोरिटी के बेसिस पे कह देते हैं कि चलो ये मतलब दैट पर्सन विल चेयर द हाउस, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी वहां पे फिर होता है। और यही चीज आपका लोकसभा में, अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है, लोकसभा में अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो चेयर कौन करेगा? लोकसभा में क्या वॉइस स्पीकर का कॉन्सेप्ट है? लोकसभा में वॉइस स्पीकर का कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने? नहीं मैम। तो अगर क्वेश्चन आता है तो तुरंत बच्चा मार्क करता है कि लोकसभा में अगर स्पीकर नहीं तो वॉइस स्पीकर। आप इतना ही सोचो वॉइस स्पीकर होता तो हमने पढ़ा होता, वॉइस स्पीकर नहीं है, तो अगर लोकसभा में ऐसा हो जाए कि स्पीकर नहीं है तो चेयर कौन करेगा? अगेन यही प्रोसेस होती है कि मेजोरिटी में जिसको ज्यादा वोट मिल जाता है वो उसको चेयर कर देते हैं, ठीक। भूलेंगे तो नहीं? प्रणति आपने नहीं किया, प्रणति प्रतिभा आपने क्वेश्चन नहीं किए हैं? अच्छा ये क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक री-इलेक्शन टू हिज पोस्ट? एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एनी नंबर ऑफ टाइम। ये चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि अमेरिका में क्या है कि यूएस में 2 से ज्यादा बार कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उनके वोट को? कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट। वेरी गुड, कास्टिंग वोट। और क्वेश्चन नंबर 14, the speaker of the Lok Sabha has to address his or her letter resignation to, किसको देंगे ये लेटर? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। गुड। A presidential ordinance can remain in force, कब तक रहेगा वो ऑर्डिनेंस? कब तक रहता है? 6 months। और 6 months months and and 6 6 week। weeks। मैम यहाँ पे 6 week भी आना चाहिए था ना। तो यहाँ पे नहीं है तो आप ऑप्शन कौन सा लगाओगे? तो 6 months। बी ऑप्शन। 6 months। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ सिटीजन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years। 35 years। गवर्नर के लिए क्या है? क्या गवर्नर के लिए है भी या नहीं? सेम 35 years। गवर्नर के लिए एज नहीं है। व्हाट हैपेंड यार? गवर्नर के लिए नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर गवर्नर का होता तो फिर तो मतलब उसी समय तक वो इलेक्ट होते हैं। तो गवर्नर की पोस्ट इलेक्टेड नहीं, कैसी है? क्या गवर्नर की पोस्ट इलेक्टेड है? कैसी पोस्ट है गवर्नर की पोस्ट? कौन सी? अपॉइंटेड। अपॉइंटेड प्रेसिडेंट। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, इन इंडिया द रेजिडुअरी पावर्स किसमें बेस्ड होती है? रेजिडुअरी पावर से कौन देखता है? यूनियन गवर्नमेंट। वेरी गुड। कौन से पार्ट में यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है? किस पार्ट में यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है? पार्ट 5। पार्ट 5 of the constitution। क्वेश्चन नंबर 18, the fundamental rights can be suspended by कौन suspend? By the president of India। By the president of India। Very good। during emergency। During emergency। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है? नेशनल 352। 352। और स्टेट इमरजेंसी 356। 356। वेरी गुड। और आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है इंडिया में? 119। सॉरी आर यू श्योर? मैम 119 दैट इज स्टेट इमरजेंसी लगाई गई थी जो कि डेड लेटर। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में एक भी बार नहीं लगी है। क्वेश्चन नंबर 19, who is the custodian of Indian Constitution? Chief Justice of India। Chief Justice of India। वेरी गुड। सिद्धार्थ आपने भी किया सारे क्वेश्चंस? सिद्धार्थ आपने क्वेश्चन सारे नहीं किए हैं? करिश्मा आपने? कल तो संडे था, कल तो कर लेना चाहिए था। Who was the first speaker of the लोकसभा? लोकसभा के पहले ऑनरेबल जीवी मावलंकर। ऑनरेबल जीवी मावलंकर। वेरी गुड। बी है ना? हाँ जी मैम। क्वेश्चन नंबर 21, which type of democracy do we follow in India? कैसी डेमोक्रेसी है हमारी? मैम ऐसे इस क्वेश्चन में देख के रिप्रेजेंटेटिव लग रहा है,
बट मैम ऐसा हमने पढ़ा कि क्वासी डेमोक्रेसी होता है, तो वो पर बस मैंने लगा। रिप्रेजेंटेटिव भी होगा ना, क्योंकि मतलब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं, फिर वो हमारे बिहाफ पे यूज करते हैं। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? दिस इज द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। व्हेन द प्रेसिडेंट वैकेट्स, मतलब व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज द प्रेसिडेंट, ही ड्रॉस द सैलरी ऑफ, तब उसको प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट। अच्छा, अगर वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा चलो ये तो मैंने पूछा है, तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑनरेबल B.R. डॉक्टर Ambedkar. बी आर अम्बेडकर। दैट मींस ऑप्शन डी। डी। ठीक है। अच्छा, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? Who is the first president of Constitution Assembly? मैम इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो ऑनरेबल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वैसे ऑनरेबल First president, सच्चिदानंद Dr. Sachidanand सिन्हा। Dr. Sachidanand Sinha. दीप्ति, आप इतने दिनों से नहीं थे, हमारा प्रेसिडेंट का काम रुका हुआ था, तो आज प्रेसिडेंट ने वापस से ज्वाइन कर लिया। तो अब आ जाते हैं नीति आयोग पे। इसके पहले और कोई डाउट है आपको तो देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टुवर्ड्स द नीति आयोग। इस वीक आपका क्लास खत्म हो जाएगा, पॉलिटिक्स की जो भी क्लासेस है प्रोबेबली आपका थर्सडे तक ही खत्म हो जाना चाहिए। बहुत होगा तो फ्राइडे तक की क्लासेस लगी हुई है ना इस वीक पूरी, तो थर्सडे तक ही हो जाएगा। वैसे कुछ नहीं पूछना मैम, फिर आप जब भी पॉलिटिक्स से सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आप कोई कंबाइंड पूरे सिलेबस का कोई टेस्ट लोगे, या फिर कोई ऐसी मास्टर शीट मिल जाएगी हमको जिसमें सब इंक्लूडेड होगा? क्वेश्चंस वाली शीट। तो एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करा लो आप लोगों का। मैम अच्छा रहेगा टेस्ट करा 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट रख ले। फ्राइडे को अगर आपका थर्सडे को कोर्स पूरा हो जाता है तो फ्राइडे को 100 क्वेश्चंस का टेस्ट रख लेते हैं, ठीक रहेगा? यस मैम। लेकिन आप अपीयर करें तो ना, आप लोगों में तो ये भी होता है कि 2-4 लोग अपीयर करते हैं, बाकी लोग टेस्ट के नाम से भागते हैं। और पता है अगर वीकेंड पे रख देंगे तो फिर शायद बच्चे, अगर वीकेंड पे होगा तो फिर शायद सारे बच्चे आ जाएंगे। एक तो ये जरूरी है, मतलब आप कितना भी पढ़ लो, कहते हैं खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पचाना इंपॉर्टेंट है। इज इट सो कि अभी मतलब कितना भी पढ़ लो और विद इन द टाइम, और जो टेस्ट सीरीज के साथ हम टेस्ट लेते हैं ना तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि मतलब इतने टाइम में आपको सॉल्व करना है, तो एक तो एक्यूरेसी भी बढ़ती है, फिर एग्जाम के पूरे प्रेशर के साथ फिर उसमें रैंक पता चलती है। तो टेस्ट तो जरूर देना चाहिए, क्लास अटेंड करें नहीं करें टेस्ट जरूर देना चाहिए। कोशिश करते हैं, मैं बात कर लेती हूँ रोमा से कि अगर पॉसिबल है तो एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए 100 क्वेश्चन का, जिसमें पूरा का पूरा सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया जाए। बाद में आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन, आप उसे एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, ठीक है ना? फ्राइडे को आप टेस्ट दे लीजिए, सैटरडे संडे आप एक्सप्लेनेशन से चेक कर लीजिएगा कि किसके कितने राइट बन रहे हैं, ठीक रहेगा? मैम सैटरडे रख सकते हैं टेस्ट? सैटरडे तो आपकी पूरी क्लासेस लगी हुई है। अच्छा, देखती हूँ, मैं पूछती हूँ, जैसा भी होगा देन आई विल लेट यू नो। तो नीति आयोग क्या है? पहले जो है इंडिया में एक प्लानिंग कमीशन थी, ठीक है? 19 मतलब कि जब आपके जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक कमीशन बनाई जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। अब ये प्लानिंग कमीशन क्यों बनाई गई? नाम है प्लानिंग। जब भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो और रिसोर्सेज कम है, कभी भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है मतलब भाई पढ़ने की चीजें ज्यादा है और रिसोर्सेज कम है, पढ़ने मतलब कि हमारे पास क्या है कि एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा है कि एसएससी आईएएस आईपीएस सब कुछ हमें बनना है, रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज कम है का मतलब हमें पढ़ना कम है, मतलब हम पढ़ना नहीं चाहते, बनना सब कुछ चाहते हैं। तो जब पढ़ना कम है और बनना ज्यादा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग बनानी पड़ेगी, है ना? कि प्लान करते पढ़ते हैं तो भाई थोड़े से मेहनत में ज्यादा पढ़ लें। तो सेम वे जवाहरलाल नेहरू को लगा कि जब भारत आजाद हुआ, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो उस समय लोगों को लगा कि अपना देश बन गया है, हम ब्रिटिशर्स से अलग हो चुके हैं। तो अब एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज्यादा थी कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। और ब्रिटिशर्स ने कैसा इंडिया दिया था? एकदम लूटा हुआ या एकदम बर्बाद, जो एकदम बुरी इस कंडीशन में पहुंच चुका था, वैसा इंडिया ब्रिटिशर्स ने इंडिया को देके मतलब वो अपने देश वापस चले गए थे। ऐसे में नेहरू जी ने सोचा कि हम प्रॉपर डेवलपमेंट ला सके, इसके लिए एक कमीशन बनाना चाहिए, जिसका नाम उन्होंने दिया प्लानिंग कमीशन। अब 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? इस प्लानिंग कमीशन को पूरी तरीके से स्क्रैप आउट किया और एक नई कमीशन बनाई, एक नया आयोग बनाया जिसका नाम है नीति आयोग। तो पहले समझते हैं प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया गया था? तो प्लानिंग कमीशन की जो बेसिक
नीड थी वो तो यही थी कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन हमको हम फुलफिल कर दें। अब स्क्रैप आउट करने की वजह ये थी कि प्लानिंग कमीशन को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये पार्ट नहीं, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये था कि या तो इसके साथ कोई आर्टिकल होता या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये शामिल होती, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसको बाद में नेहरू जी ने बनाया था। तो दिस इज फ्रॉम द मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसेस से बना हुआ ये बॉडी है, तो दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। अब जब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो जो भी मतलब क्या होता है कि रेवेन्यू की शेयरिंग होती है। रेवेन्यू की शेयरिंग मतलब कि जो भी टैक्स का कलेक्शन होता है, टैक्स कलेक्शन होने के बाद जो हमने पढ़ा फाइनेंस कमीशन क्या कहता है, ये बताता है कि कितना टैक्स आपको स्टेट को देना चाहिए और जो बचता है वो आपको सेंटर लेता है, ठीक है। और नीति आयोग क्या करता है कि मतलब देखो दो तरह से स्कीम बनती है इंडिया में। दो तरह के से स्कीम बनाने का मतलब क्या होता है, एक होता है प्लान्ड, ठीक है, जो मतलब एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये सब इकोनॉमी का पार्ट है। अब ये तो ये है कि सारी चीजें जुड़ी हुई है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे कोई भी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है लेकिन वो इम्प्लीमेंट कहाँ होगी, स्टेट में, जैसे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, या तो कोई भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है उसके लिए उसको स्टेट की भी हेल्प चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए फंड चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे। तो अब जब कोई मतलब जब भी रेवेन्यू शेयरिंग फाइनेंस कमीशन कराता है तो फाइनेंस कमीशन का रेवेन्यू शेयरिंग का मतलब है कि स्टेट को पैसा दे दो, उसके अकॉर्डिंग वेलफेयर करेंगे। अब जो प्लानिंग कमीशन है ये भी फंड देने का ही काम करते था। प्लानिंग कमीशन फंड कैसे देता था, तो स्टेट उनके पास जाती थी और बताती थी कि उनको किस तरह से फंड की नीड है, उसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग कमीशन है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम को लागू करने के लिए कितना फंड चाहिए उसके मतलब बेसिस पे प्लानिंग कमीशन ये भी फंड इशू किया करती थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आने लगी कि कोई भी जो स्टेट है, जो आपका सेंटर है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, जिनको हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजा है। अब जो आपका प्लानिंग कमीशन है, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, जिसमें जनता की कोई भागीदारी तो है नहीं। तो कोई भी पार्ट जिसमें ना तो पब्लिक की कोई पार्टिसिपेशन है ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसके पास क्या होता है, पावर धीरे धीरे बढ़ता जाता था। हर स्टेट को जाना पड़ता था कटोरा लेके कि मतलब हमें और पैसे दे दो या कम दे दो या ऐसा कर दो। तो हमेशा क्या है, आपको डिपेंडेंट करना है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे। तो फिर ऐसा सोचा जाने लगा कि किसी एक बॉडी को हम इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बना सकते हैं, इसलिए 2015 में क्या किया गया कि इस बॉडी को स्क्रैप आउट कर दिया गया। आपने उसका नाम सुना है 5 ईयर प्लान, सुना है, मतलब हर साल 5 ईयर प्लान बनते थे पहले। तो 5 ईयर प्लान का मतलब क्या था कि प्लानिंग कमीशन हर साल एक मतलब हर 5 सालों में एक 5 ईयर प्लान बनाती थी, उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना होता था। तो इसको भी मतलब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया कि आपने एक प्लान बना दिया सेंट्रल लेवल पे, अब जरूरी नहीं है ना कि जो प्लान आपने सेंट्रल लेवल पे बनाया हर स्टेट को उसी तरीके की प्लान की जरूरत है। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि इस ईयर मतलब आने वाला जो ये 5 साल है इसमें हम मनरेगा पे काम करेंगे, तो चलो ठीक है, यूपी बिहार इस तरीके के स्टेट है, चलो ठीक है वहां पे आप मनरेगा लाओ। लेकिन मुंबई है, चेन्नई है, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है ना, तो यहाँ पे मनरेगा कितना ही सक्सेसफुल होगा। तो इन्होंने ये कहा कि जो प्लान है, प्लान शुड नॉट बी सेंट्रलाइज, प्लान शुड बी डिसेंट्रलाइज। इसका मतलब क्या होगा, प्लान शुड बी सेंट्रलाइज का मतलब कि अगर आप ऊपर बैठ के सारे प्लान बना दोगे तो आपको क्या पता कि नीचे भी लोगों को किस तरीके के प्लान की जरूरत है, तो प्लान आप उनको मांगने दो ना कि भाई मुझे इस तरीके का रिफॉर्म दो और वैसा ही रिफॉर्म आप करके दो। तो ये जो सारा रीजन है, इसकी वजह से मोदी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को पूरी तरीके से स्क्रैप आउट किया और एक नई बॉडी बनी जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग ये बना है आपको 1 जनवरी 2015 को, और इसके लिए जो मोदी जी ने 2014 में रेड फोर्ट पे जब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डे पे अपनी स्पीच दी थी उसमें ये चीज बोल दिया था कि अब जो है प्लानिंग कमीशन को हम खत्म कर देंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको ऑब्जेक्टिव ये नहीं रखा गया कि तुम फाइनेंस का एलोकेशन करो, इसको बोला गया कि तुम एक थिंक टैंक की तरह काम करो। थिंक टैंक का मतलब कि ये लोग प्रॉपर रिसर्च करिए, स्टडी करिए और आप आइडिया दीजिए कि कैसे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को, नॉलेज के स्किल्स को, इनोवेशन को हम बढ़ाएं और कैसे स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो ये आपको करना है, आपको किसी भी तरीके का फाइनेंस का एलोकेशन नहीं करना है, ठीक। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप नॉलेज हब सोसाइटी बनाना, इनोवेटिव सोसाइटी बनाना या एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम को क्या करना, इंडिया में बनाना, जहां पे इनका फाइनेंस का कोई भी रोल अब नहीं है, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर, जिसमें क्वेश्चन आते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन इसको चेयर करेगा। तो नीति आयोग को चेयर करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग को कौन चेयर करता है, तो हमेशा अभी तक तो यही पूछा गया कि नीति आयोग को चेयर किसने किया, तो नीति आयोग को हमेशा चेयर करते हैं, चेयरपर्सन कौन है इसके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
दूसरी इसके अंदर जो बॉडी आती है इसको हम कहते हैं गवर्निंग काउंसिल। इस गवर्निंग काउंसिल में कौन होता है कि जब भी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होगी तो हेड करेंगे इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इस गवर्निंग काउंसिल में हर स्टेट और यूटी के चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। और मतलब जो भी 2 यूटी आपकी ऐसी है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कौन कौन सी 2 यूटी जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है? आंसर दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो दिल्ली एंड पौंडीचेरी के तो चीफ मिनिस्टर हो गए, लेकिन जहां पे आपके चीफ मिनिस्टर नहीं है उस स्टेट से वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होगा, गवर्निंग काउंसिल का पार्ट होगा। तो मतलब पहला ये है कि गवर्निंग काउंसिल में कौन होगा, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद दूसरे कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर्स, और जहां पे यूपी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इसके गवर्निंग काउंसिल के पार्ट होते हैं। फिर आता है आपका रीजनल काउंसिल। ये रीजनल काउंसिल क्या होता है, रीजनल का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि जो है छोटी जगह पे है ना, मतलब स्पेसिफाइड इशू जो भी होंगे, मान लो कि कोई इशू है जो यूपी को लेके है या कोई ऐसे इशू जो एमपी को लेके है, तो ये भी अगेन हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रीजनल लेवल पे तो जा नहीं सकते थे, तो इसमें एक क्रॉस जोड़ा गया कि प्राइम मिनिस्टर या फिर जिसको नॉमिनेट करे, और इस नॉमिनी मतलब जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करे या चीफ मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होते हैं उसको हेड करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर किसी भी सीएम को या किसी भी यूपी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इनको नॉमिनेट करता है कि आप रीजनल काउंसिल को क्या करिएगा, आप उसको हेड करिएगा। अब ये तो हो गया आपका मतलब इसका ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है कैसी। अब फुल टाइम देखने की ये करते क्या है, तो जो आपके प्रधानमंत्री है हमेशा तो जो है नीति आयोग को चेयर कर नहीं पाएंगे, तो सेम चीज प्लानिंग कमीशन में थी, यही चीज आपके नीति आयोग में भी है कि नीति आयोग में भी एक मतलब प्लानिंग कमीशन में भी एक वाइस चेयरपर्सन बनाया गया था, और उस वाइस चेयरपर्सन को वो सारी रैंक वो सारे पावर मिले थे जो किसी कैबिनेट मिनिस्टर को मिलने चाहिए। सेम वे जब मोदी गवर्नमेंट ने बनाया तो उन्होंने वाइस चेयरपर्सन की पोस्ट बना के रखी जिसको सारी की सारी पावर दी, और एक जो कैबिनेट मिनिस्टर को जो भी चीजें मिलती है चाहे से वो आपका सैलरी के टर्म्स में हो, पर्क्स के टर्म में हो, रिम्यूनरेशन के टर्म में या पावर के टर्म में, जो कैबिनेट मिनिस्टर को पावर है वही नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन को भी वो सारी पावर दी गई है। दूसरा कहा गया कि एक इसमें 4 फुल टाइम मेंबर बना देते हैं। 4 फुल टाइम मेंबर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अपने मिनिस्टर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्यूटी मिनिस्टर, तो 4 मिनिस्टर रखते हैं, यूनियन लेवल पे 4 मिनिस्टर होते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। फिर 2 पार्ट टाइम मेंबर रखते हैं, जो 2 पार्ट टाइम मेंबर होंगे वो एकेडमिक लीडिंग यूनिट, मतलब जो आपकी जेएनयू हो गई, जामिया हो गई, तो जो इस तरीके की लीडिंग यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, इनके जो रिसर्च स्कॉलर्स या उसको जो लीड करने वाले लोग होंगे उनको रखा जाएगा। तो ये दोनों पार्ट टाइम मेंबर है। अब इनको रखने का पीछे का रीजन यही है कि आपको ऐसा आइडिया देना है जो कि ऐसा हो नॉलेज और इनोवेशन को क्या करें, बढ़ाए, तो इसलिए 2 मेंबर्स रखे जाते हैं जो एकेडमिक फील्ड से बिलोंग करते हैं। अब उसके बाद जो है 4 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाने की बात की गई है, लेकिन ये जो 4 मिनिस्टर्स आते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं क्योंकि नॉमिनेटेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को टाइम टू टाइम नॉमिनेट करता है। ये देखा जाता है कि किस तरह के इश्यूज पे आपका जो नीति आयोग में बात करने वाला है, तो उसी तरीके के मिनिस्टर्स को 4 मिनिस्टर को एज एक्स ऑफिशियो मेंबर ये नीति आयोग में नॉमिनेट किया जाता है। फिर एक होता है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो कि पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराते हैं, और ये जो है अपॉइंट कर दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, और इनका भी एक फिक्स टेन्योर होता है, उसके बाद फिर ये अपने पोस्ट से हट जाते हैं। और दूसरी बात, एक सेक्रेटरिएट भी दिया गया है नीति आयोग को। एक्चुअली जो सेक्रेटरिएट है मतलब ऑफिस है, ये वही वाला जहाँ प्लानिंग कमीशन है, बस प्लानिंग कमीशन के बोर्ड को हटा के एक नया बोर्ड लगा दिया गया है सेक्रेटरिएट। तो कौन कौन है इसको चेयर करने के लिए? हमेशा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते थे, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट सॉरी वाइस चेयरपर्सन बनाया गया। दूसरा कि इसमें 4 फुल टाइम मेंबर्स रखने की बात कही गई है। 4 फुल टाइम मेंबर होंगे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। 2 लोगों को बोला गया, 2 ऐसे मेंबर होंगे जो कि एकेडमिक फील्ड के बेस्ट होंगे, उनको नॉमिनेट किया जाएगा। नॉमिनेट आपका कौन करेगा? नॉट प्राइम मिनिस्टर बट नॉट प्रेसिडेंट बट प्राइम मिनिस्टर 2 लोगों को नॉमिनेट करेंगे, रिसर्च और स्कॉलर्स होंगे लीडिंग यूनिवर्सिटी से। फिर 4 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रखा जाएगा जो एक्स ऑफिशियल मेंबर काम करेंगे। फिर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जो कि आईएएस रैंक का होगा, इस जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इसमें होंगे, और एक सेक्रेटरी देने की भी बात की गई है। तो ये था आपका नीति आयोग। कोई डाउट, कोई दिक्कत नीति आयोग में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पूछ लीजिए, नहीं तो देन आई विल आस्क। ठीक है, तो आप बताओ कि नीति आयोग को चेयर कौन करता है? मैम प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। गवर्निंग काउंसिल को? सॉरी मैम, क्या बोला आपने? गवर्निंग काउंसिल को?
गवर्निंग काउंसिल नहीं था। प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। अच्छा ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया टू नेशनल इंस्टीट्यूट। पूरा बताइए ठीक से। National Institution for Transforming India. इंस्टीट्यूशन है, आर यू श्योर? Yes, ma'am. The National Institution for Transforming India. National Institute for Transforming India. बाकी सबको, करिश्मा, प्रगति, प्रियंका क्लियर हो गया है? साक्षी क्लियर हो गया? नीति आयोग कब बनाया गया? नीति आयोग को मतलब इन प्रॉपर वे कब से स्टार्ट हुआ नीति आयोग? 1st January 2015. ठीक है, इसके पहले इसने किसको रिप्लेस किया है? नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? Planning The old Commission. planning commission. Old plan. तो इससे जो है दो ही क्वेश्चन में से बेसिकली आएगा, ये आप समझ लो। तीन में क्या क्या आ सकता है? एक तो नीति आयोग, ठीक, दूसरा आपका ये आ सकता है कि इसकी गवर्निंग काउंसिल को चेयर कौन करता है, और इसका जो है इसका कन्वेनर कौन है? कन्वेनर मतलब होता है जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करे। कौन होगा कन्वेनर? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो क्या होगा? सीनियर आईएएस ऑफिसर, जो सेक्रेटरी लेवल के पोस्ट को होल्ड करता होगा। और इसको नॉमिनेट कौन करेगा? सीईओ को नॉमिनेट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। अब आ जाते हैं आपके पंचायती राज पे। इसके पहले कोई डाउट तो नहीं, तो पंचायती राज शुरू करते हैं। अच्छा, पहली बार हमने पंचायती राज का कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ा है? पंचायती राज की एक्चुअली बात सबसे पहली बार कहाँ की गई है? आर्टिकल 40। किसमें? आर्टिकल 40 क्या है? विलेज पंचायत के बारे में कुछ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वेरी गुड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत आजाद हुआ था तो हमारे यहाँ पंचायत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे यहाँ पे 2 टियर गवर्नमेंट थे। 2 टियर गवर्नमेंट का क्या मतलब है? एक तो यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने क्या पढ़ा है कि डीपीएसपी ऐसे गोल्स देता है कि भाई आगे के टाइम में आप रूल्स कैसे बनाएंगे, दैट इज नोन एज द डीपीएसपी, राइट? तो आर्टिकल 40 में गांधी जी का सपना था कि हम क्या करें? विलेज तक पावर पहुंचाएं। इसका मतलब ये था पावर उन तक पहुंचे जहां तक अभी पावर नहीं पहुंची है। तो ये विलेज के लोग ऐसे थे कि भाई इनके पास ऐसा था कि ऊपर स्टेट या तो रूल बना के या तो सेंटर रूल बना के बोल देते थे। अब समस्या क्या है कि मतलब ये जो चीजें जिसको भी आपको डेवलपमेंट देनी है, मानो आपका मुझे डेवलपमेंट करना है, तो फिर तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा ना कि कौन सा सब्जेक्ट में आपकी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम मान लो कि जीएस में है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊं, या आपकी प्रॉब्लम मैथ्स में है, जीएस में आपके कमांडर में आपको जीएस पढ़ाऊं, तो दैट शुड बी डिसाइडेड बाय पर्सन। तो गांधी जी का कांसेप्ट था दैट पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, और अगर जो लोग हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंच रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन शुड रीच एट द डोर ऑफ द पीपल, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाओ। तो इसलिए आर्टिकल 40 में ये जो जोड़ी गई थी कि आने वाले टाइम पे जब भी कभी ऐसा मतलब इंडिया को नीड होगी तो हम क्या करेंगे? लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत करेंगे। अब जब क्योंकि भारत आजाद हुआ था तो लोकल गवर्नमेंट जैसे सार्थक नहीं थे। क्यों? क्योंकि विलेजेस में बहुत ज्यादा मतलब पॉवर्टी एंड एजुकेशन मतलब हाइजीन की प्रॉब्लम ऑल्सो अभी भी है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा लेवल पे थी। ठीक है, तो उस समय तो स्टार्ट नहीं किया गया था, मतलब जब 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया तो बाद में एक कमेटी बनाई गई। मतलब इसकी शुरुआत अब देखो तो 1952 से होती है। शुरुआत हो गई थी कि चलो ठीक है हमें क्या करना है, एक जो है लोकल लेवल पे इलेक्शंस को बढ़ाना है। तो पहली बार बलवंत राय मेहता की कमेटी बनाई गई, या सबसे पहले 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था कि यहाँ पर किसी तरह की इलेक्शन की बात नहीं थी, मतलब विलेज लेवल पे छोटी छोटी कम्युनिटी बनाओ और वो अपने जो है वो बताएं कि किस तरीके के रूल्स उनको चाहिए या किस तरह का वो पावर चाहते हैं। तो इसकी शुरुआत 1952 में ही कर दी गई थी। इसीलिए जब कभी क्वेश्चन आता है कि पहली बार पंचायत के इलेक्शन कहाँ कराए गए, तो वो राजस्थान के नागौर जो विलेज है वहां पे कराए गए थे। ठीक है, ऑल्दो दैट इज नॉट अ परफेक्ट काइंड ऑफ इलेक्शन, वो केवल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था।
आगे के टर्म में ये सरकार को लगता है कि अब हम किस तरीके से करें। जब नेहरू जी की गवर्नमेंट थी तो नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। ये बलवंत राय मेहता कमेटी से पूछा गया कि हम डिसेंट्रलाइजेशन कैसे करें, पावर को कैसे उन तक पहुंचाएं जिनके हाथ में पावर नहीं है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पहली बार अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने कहा कि हम अगर हमें पावर को उन तक पहुंचाना है जहां तक पावर नहीं है तो हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाना चाहिए। अभी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जैसा हमने समझा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है जहां जिनको पावर की नीड है वही ये बताएंगे कि उन्हें किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है, उसी तरीके का रूल्स और रेगुलेशन वहां पे बनाया जाए। अब इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो कि केवल अगर आपने विलेज लेवल पे बना दिया, केवल मतलब कि सरपंच का इलेक्शन होगा तो भी प्रॉब्लम है, तो भी पावर प्रॉपर में डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो इसने कहा कि एक काम करते हैं, पहले हम विलेज लेवल पे सरपंच वगैरह का इलेक्शन करा देंगे, ठीक, फिर ब्लॉक लेवल पे इलेक्शन कराएंगे। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कई विलेज के पार्ट होते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपकी नगर पालिका मेयर के इलेक्शन होते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला कि हम क्या करते हैं, 3 टियर में जो विलेज इलेक्शन है, जो लोकल इलेक्शन को 3 टियर में बांट के क्या करते हैं, ला देते हैं, मतलब लोकल गवर्नमेंट का जो है पार्ट ला देते हैं, उसमें 3 टियर करते हैं, ब्लॉक लेवल, सॉरी विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अभी तक जो आपका क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आपका ये आया है कि पहली बार इलेक्शन कहाँ कराए गए। तो पहली बार इलेक्शन मतलब पहली बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन कहाँ हुए हैं? तो पहली बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन माना जाता है राजस्थान से। और तो वो प्रॉपर इलेक्शन नहीं था, सिर्फ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, फिर भी पहली बार क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन था तो कहते हैं राजस्थान का जो नागौर है वहां पे पहली बार इलेक्शन कराए गए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आया हुआ है कि बलवंत राय मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है? दैट इज फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किस प्राइम मिनिस्टर ने बलवंत राय मेहता कमेटी को स्टार्ट किया था? तो पंडित नेहरू ने ये कमेटी बनाई थी। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे लेटर फेज में जब आपकी इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो राजीव गांधी ने बोला कि हमें लोकल, राजीव गांधी ने आपका क्या किया है, जो एज घटाई है 21 से 18 की है, इलेक्शन देने वोट देने वालों की एज जो है घटा दी थी 21 to 18। सेम वे राजीव गांधी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म में आगे बढ़ते हुए बोला कि हम एक 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाते हैं और इसमें उन्होंने बोला कि 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे हम लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा देंगे। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के यहाँ पे इलेक्शन होगा। 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में पहली बार ये बात की गई थी। लेकिन जैसे ये बिल को लेके आते हैं कहाँ पे, हाउस में, इस बिल को प्रॉपर वोट नहीं मिलता है और ये बिल क्या है, गिर जाता है, पास ही नहीं होता है। ठीक है, ये बिल पास नहीं होता। अगेन जब राजीव गांधी की डेथ हो गई, राजीव गांधी की डेथ के बाद 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जब आपके पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्रेसिडेंट। तो ये एक्ट लाया गया और इस बार जब ये 73rd अमेंडमेंट के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है तो ये बिल पास हो जाता है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है जब पास हुआ तो उस समय ईयर था आपका 1992 और जब ये 1992 में एक्ट ये पास हुआ और 93 से जाके इंप्लीमेंट हुआ। तो क्वेश्चन दोनों आ सकता है, पास कब हुआ 92 में, इंप्लीमेंट कब हुआ 93 में। तो ये कौन सा अमेंडमेंट था, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो 73rd अमेंडमेंट था। इससे शुरुआत होती है भारत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। अब जैसे ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज इंसर्ट कराया जाएगा तो कैसे कराया जाएगा, पार्ट्स या आर्टिकल्स में। ठीक है, तो इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक नया पार्ट जोड़ दिया और ये पार्ट था आपका पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 9 जोड़ा गया और इस पार्ट 9 में कुल टोटल 16 आर्टिकल जोड़े गए और 11th शेड्यूल जोड़ दिया गया। मैंने आपको बताया था शेड्यूल क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लास्ट में जोड़ा गया है उसको हम कहते हैं शेड्यूल। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में बताया गया है। तो पंचायत के क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहेंगे ये बताया गया 11th शेड्यूल से और इसको लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में खत्म हो रहा है उसके लास्ट में शेड्यूल को जोड़ दिया गया। तो क्या क्या किया गया, 64th अमेंडमेंट बिल जो राजीव गांधी लेके आए थे पास नहीं हुआ था। 73rd अमेंडमेंट बिल 92 में लाया गया, इंप्लीमेंट हुआ 93 से। एक नए पार्ट को इससे जोड़ा दैट इज पार्ट 9 और इसमें 16 आर्टिकल्स को जोड़ दिया और एक शेड्यूल जोड़ा जिसे जो शेड्यूल को कहते हैं 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल जोड़ दिया गया किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और यहाँ से आपकी शुरुआत हुई पंचायत की। अब कुछ एरियाज ऐसे हैं इंडिया में, कुछ एरियाज इंडिया में ऐसे हैं जिनको इम्यूनिटी दी गई है या जिनको छूट दी गई है कि जहाँ पे पंचायत का कोई पार्ट नहीं होगा।
पंचायत नहीं होगा यानी पार्ट 9 से इम्यूनिटी दी गई, क्योंकि पार्ट 9 बात करता है आपके पंचायत की, तो पार्ट 9 से कुछ जगह को इम्यूनिटी दी गई है। अब ये पंचायत का कॉन्सेप्ट लाया इसलिए गया था कि जिनके पास प्रॉपर वे में पावर नहीं है उन तक पावर पहुंच जाए। तो ज्यादातर जो आपके SC ST ट्राइबल्स है उन तक पावर नहीं है, लेकिन क्या हो कि अगर कोई एरिया है पूरा ट्राइबल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो वहां तो आपको प्रॉपर इलेक्शन की जरूरत है, या फिर आप उनको अपना इलेक्शन थोप भी नहीं सकते, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय देम आल्सो। तो इसलिए कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे पार्ट 9 प्रिविलेंट नहीं होता है। अब इसमें से 4 स्टेट ऐसे हैं, स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यहाँ पे भी ये चीजें प्रिविलेंट नहीं है। और जो मणिपुर का जो स्टेट है वहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई, वहां पे विलेज लेवल का कुछ भी नहीं है, ब्लॉक लेवल का नहीं है, सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी गई है। और दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल वाला है जहाँ पे चाय की कल्टीवेशन होती है, वहां पे भी पंचायती राज का मतलब जो पंचायती राज की जगह आपका रूरल डेवलपमेंट नाम से जो है प्रोग्राम चलाया जाता है दार्जिलिंग में, जहाँ पे चाय की कल्टीवेशन, जहाँ पे टी कल्टीवेशन होती है उसके लिए। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस मुझे आपसे पूछना, ये तो हो चुका है ना, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, आप बताना कि सबसे पहली बात आप बताओ कि पंचायती राज इलेक्शन की सबसे पहली बार बात कब की गई थी? 1952 में। ठीक है, पहली बार इलेक्शन कहाँ कराया गया? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? नागौर में। और किस प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार बात की है आपके इसके मतलब किस प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार बात करी कि दैट देयर शुड बी अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं कहा था, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात पहली बार आपकी राजीव गांधी ने कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि हाउ टू डिसेंट्रलाइज द पावर को कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी में। तो पहली बार किस प्राइम मिनिस्टर ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की है? मैम ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने बलवंत राय मेहता कमेटी को रेकमेंड करा है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि दे ही रेकमेंडेड। बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंडित नेहरू को ये रिकमेंडेशन दी थी, कमेटी रिकमेंड करेगी ना कि भाई ऐसा होना चाहिए। मिनिस्टर ने तो बनाई थी, कमेटी को बना दिया कि भाई बताओ कि कैसे करें कि पावर जो है उन तक पहुंच जाए जहां तक पावर नहीं है। तो उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि 3 लेवल पे इलेक्शन करा तो उन तक अपने आप पावर पहुंच जाएगी। आगे कटिंग और नॉट? मतलब बलवंत राय मेहता एक कमेटी थी जिन्होंने ये बोला कि हम 3 टायर लेवल बनाते हैं ऑफ पंचायत, और उन्होंने ये रिकमेंडेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दी, और फिर उन्होंने ऐसा पास करवाने का उसके बाद सोचा था लेकिन हो नहीं पाया। तो ये जब शुरुआत हुई आपकी राजीव गांधी के समय से, ठीक है? ओके मैम, इनका कोई ईयर? अच्छा 1957। आप ये बताओ एक क्वेश्चन और कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से लोकल मतलब किस अमेंडमेंट एक्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात है एट द विलेज लेवल? 73। कब से वो इम्प्लीमेंट कब से हुआ है? 1993 से। इसमें कौन सा पार्ट जोड़ा गया है? पार्ट 9। पार्ट 9। और शेड्यूल कौन सा जोड़ा गया है? 11th। भूलेंगे तो नहीं? अब आ जाते हैं, इसमें जो स्लाइड है थोड़ी सी मिसमैच है, सीधे आ जाते हैं आपका अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ये अर्बन लोकल गवर्नेंस क्या होती है? अभी तो हमने पढ़ लिया आपका विलेज लेवल का गवर्नेंस। ये अर्बन लोकल गवर्नेंस क्या होती है कि जैसे इन्होंने तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आप देखो तो उसने तो ये भी बोला था ना ब्लॉक के बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाओ। तो जब इन्होंने पंचायती राज विलेज लेवल पे पास किया उसी समय एक और अमेंडमेंट लेके आते हैं, ठीक है? जब 73rd अमेंडमेंट पास कराया ना, तो 73rd के साथ साथ एक और अमेंडमेंट पास कराया जिसमें कहा गया कि हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी लेके आएंगे, अर्बन लोकल गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसके लिए नया अमेंडमेंट लाया गया और ये नया अमेंडमेंट था 74th अमेंडमेंट एक्ट। वो था 73rd जिसमें मतलब विलेज लेवल में लोकल गवर्नेंस की बात, और जब अर्बन लोकल में जो आपके इसकी बात की गई थी सेल्फ गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की, दैट इज द 74th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आया था। अब एक बार वो समझ में आ गया तो ये अपने आप आएगा। उसमें जो है पार्ट 9 जोड़ा गया और यहाँ पे जो पार्ट था वो था पार्ट 9A, ठीक है? वहां पे पार्ट 9 जोड़ा गया है और जो पार्ट 9A है वो डील करता है अर्बन लोकल गवर्नेंस। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्टिकल आप कौन सा पार्ट विलेज लेवल के लोकल गवर्नेंस की बात करता है? तो वो है पार्ट 9। अर्बन लोकल गवर्नेंस की बात करता है पार्ट 9A।
अब इसमें जो आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, यदि आप याद रखिएगा कि 243 से लेकर 243 जी तक जितने आर्टिकल्स हैं वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। उसने जोड़ा 11वां शेड्यूल, और इस जब क्योंकि बात तुरंत के अमेंडमेंट्स है, उससे 11वां शेड्यूल जो कि लोकल गवर्नमेंट की बात करता है विलेज लेवल पे, 12th शेड्यूल जो कि बात करता है लोकल गवर्नमेंट की अर्बन लेवल पे, ठीक है। इसमें भी 18 न्यू आर्टिकल है और उसमें 16 न्यू आर्टिकल्स हैं। इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं, जिसमें आपके मेयर है ना, ये सारे लोग सिलेक्ट होकर आते हैं, तो दिस इज नोन एज अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दोनों क्लियर हो गया। इसमें उसमें 73rd अमेंडमेंट, इसमें 74th, उसमें पार्ट 9, इसमें पार्ट 9A, उसमें 16 आर्टिकल, इसमें 18 आर्टिकल, उसमें 11th शेड्यूल, इसमें 12th शेड्यूल। याद रहेगा? याद रहेगा? मैम ये अर्बन लोकल गवर्नेंस जो है इनके अंडर एमसीडीज आती है हमारी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या क्या है, 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज क्या है। तो पहला होता है आपका नगर पंचायत, पहला है आपका नगर पंचायत, और ऊपर से इसमें भी ये भी प्रॉब्लम है कि ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है, ठीक है। वैसे जो मतलब रिकमेंडेड है वो ये है कि पहला होगा नगर पंचायत। ये नगर पंचायत क्या होता है कि नगर पंचायत ना तो सिटी है और ना ही विलेज है, तो जहां से विलेज खत्म होकर सिटी शुरू होती है, तो जो ट्रांजिशन वाला जोन होगा उसको हम कहते हैं नगर पंचायत, उसका इलेक्शन, तो नगर पंचायत। दूसरा क्या होता है म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल मतलब जो छोटे शहर होते हैं आपके, छोटे शहर जैसे कि आपका जौनपुर वगैरह शहर है, तो म्युनिसिपल काउंसिल जो कि अर्बन तो है पर प्योर अर्बन नहीं है, तो वहां पे होती है आपकी म्युनिसिपल काउंसिल। लेकिन कोई ऐसा शहर जहां पे लार्जर अर्बन एरिया रहती है, तो वो होगा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दिल्ली क्या होगा? दिल्ली क्या होगा? म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? दिल्ली में क्या है? कॉर्पोरेशन होगा मुझे। इसीलिए देखो क्या है, एमसीडी का नाम सुना है? दिल्ली में अगर आपने से कौन रहता है? एमसीडी का नाम सुना है? तो एमसीडी सुना है ना? तो दिल्ली जहां पे भी अर्बन एरिया, लार्जर अर्बन एरिया होता है, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। कोई भी सिटी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो स्मॉलर अर्बन एरिया से बिलोंग करता है, वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल होती है। और जो एरिया आपका डिस्ट्रिक्ट और विलेज के बीच का ट्रांजिशनल जोन होता है उसको हम कहते हैं नगर पंचायत। तो अगर इसमें आपको बनाने के लिए आएगा क्या, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ सकता है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब कि आप बताओ कि मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, तो आप इसको अरेंज कर पाओगे ऑर्डर में। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी बॉडी इसमें कौन सी होगी? कॉर्पोरेशन, फिर काउंसिल, फिर आपका नगर पंचायत। ये आता है, इससे ज्यादा कुछ भी इसमें टफ आना नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं ये तो कंपोजिशन क्या होता है कि मतलब भाई इसमें सिलेक्ट लोग कैसे होंगे, तो इसमें जो है डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो म्युनिसिपल एरिया में रहने वाले लोग होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट करके इनको बनाते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, मतलब मान लो किसी शहर में कराना है, मान लो दिल्ली में कराना है, तो दिल्ली को क्या करते हैं, डिफरेंट वार्ड में बांट देते हैं। वार्ड मतलब डिफरेंट सेक्शन में बांट देते हैं। फिर हर सेक्शन में अपना वोट दिया जाता है, और जब वो सेक्शन अपना पूरे मतलब कि सारे सेक्शन के वोट कलेक्टिवली काउंट करके देखा जाता है कि किस मतलब कौन सी पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं, उसी का जो लीडर है वो आपका मेयर बनता है, राइट। तो दिस इज नोन एज द कंपोजिशन ऑफ द नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट। तो ये इसका कंपोजिशन होता है। अब एक चीज आप बताओ मुझे सोच के कि इनका इलेक्शन कौन कराएगा, जो म्युनिसिपल लेवल या विलेज लेवल पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इनका इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कौन कराएगा? मैम लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैम स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन, वेरी गुड। हमने इलेक्शन कमीशन में क्या क्या पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन तो पढ़ ही लिया है ना। ये था इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन किसका इलेक्शन कराते थे? इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। कहीं भी पंचायत की बात नहीं थी, तो पंचायत के जो भी चीजें होंगी वो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनता है। अब ये बताओ कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन शुड बी अपॉइंटेड बाय हूम? सोच के बताइए। इलेक्शन कमीशन किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं, कब तक अपनी पोस्ट पे रहते हैं? इलेक्शन कमीशन तो पढ़ा है ना, इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है और कब तक अपनी पोस्ट पे रहते हैं? एनीवन रिवाइज नहीं किया कल संडे को?
दैट इज संजीत। संजीत क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? मैम एक सेकंड रिपीट कीजिए एक बार। ये पूछ रही हूँ मैं कि इलेक्शन मैम, कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? वो और कब तक अपनी पोस्ट पे बने रहते हैं? मैम प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। करते हैं। वेरी गुड। कि जब इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। गवर्नर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली आपको बता रहे थे। क्लियर हो गया? अब गलत तो नहीं करेंगे। पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि जितना मतलब बुक में है या जितना पीपीटी में सिर्फ उतना जानना है। इसीलिए तो सारा कुछ समझा जाता है कि हमें बिटवीन द लाइन की चीजें पता हो, क्योंकि हमने क्या समझा कि हर चीजों को रटा या पढ़ा नहीं जा सकता। कुछ चीजें हमें उसी समय देन एंड देयर एलिमिनेट करके करनी होगी। अगर आप ये सोचते हो कि सब रट लेंगे और वहां पे उगल देंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उनको भी रट्टू सोचा थोड़ी चाहिए, किसी भी कमीशन को कोई रट्टू सोचे चाहिए। तो फिर तो गवर्नमेंट मतलब हमें सैलरी दे 50,000 60,000, उसके बजाय 5-5 रुपए दें तो हर कोई रटने को तैयार हो जाएगा। सब रट के गवर्नमेंट को दिन में बताया करेंगे। उनको लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग चाहिए। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन भी ऐसे फ्रेम होते हैं जहां पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंचे। इसलिए हमने जब उस दिन अप्रोच सीखी थी क्वेश्चन सॉल्विंग की, तो यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है, कैसे हम एलिमिनेट करें। समझ रहे हो आप? इतने में कोई दिक्कत? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो इसको फिर से आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम फिर आगे बढ़ते हैं। कहते हो आप लोग क्लियर, लेकिन जब पूछते हैं तो बताते नहीं। बाकी सबको करण, प्रगति, प्रियंका, करण आपको क्लियर हुआ? आप तो कोई आंसर भी नहीं दे रहे, आज तो आप दिखे भी नहीं। यस मैम, थोड़ा सा बिजी था मैम, क्लासेस भी लगाई थी बीच में। अच्छा, ओके। तो आ जाते हैं आगे। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जिसको कहते हैं कि मतलब कितना जो भी खर्चा होता है उसको देखने का काम है इसी का, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहले तो ये समझिए कि ये कौन से पार्ट में है। तो ये पार्ट 5 में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। किस आर्टिकल में क्या की बात की? तो आर्टिकल 148 में क्या की बात करी है। अब ये कैग की पोस्ट बनाई क्यों गई थी? कि कैग की पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है जो ये चेक करती है कि जिस लिए आपने पैसे निकाले हैं, जिस लिए सरकार ने पार्लियामेंट से पैसे निकाले हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले हैं, क्या वो पैसा उसी लिए खर्च किया गया है? तो कैग एक ऐसी बॉडी है जो देखती है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब जो कि पार्लियामेंट ने पैसे निकाले हैं, क्या उस पैसे का सही यूज किया गया है? क्या इस पैसे को जिस लिए आपने निकाला था उसी वे में आपने यूज करके दिया है या नहीं? आपने कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम सुना है? दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करी गई थी। यस मैम। तो कॉमनवेल्थ गेम में एक तब तो कॉमनवेल्थ घोटाला भी सुना होगा कि कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ, 2G स्कैम हुआ, 3G स्कैम। ये क्या है 2G स्कैम? ये सब यही है कि कैग ने क्या किया, ये जब चेक किया, कैग ने बताया कि जिस लिए वो पैसे निकाले गए थे उस वे में प्रॉपर वे में पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। और जो कैग की जो रिपोर्ट है, कैग अपनी रिपोर्ट हर साल क्या करते हैं कि कैग उसको डिफाइन करते हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखाते हैं, पार्लियामेंट फिर इस बात पर डिस्कस करती है कि किस लिए फिर पैसा क्यों नहीं हुआ, कैसे खर्च होना चाहिए था। तो दीस थिंग्स हैव बीन परफॉर्म बाय द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन उस साल ऐसा हो गया था कि बाय मिस्टेक वो जो रिपोर्ट है वो लीक हो गई थी। तो जब वो पब्लिक डोमेन में आई तब हमें पता चला कि भाई जो कैग ने अपनी रिपोर्ट दी उसमें बोला गया कि कुर्सी जो आपकी वो चेयर से ये प्लास्टिक वाली, उस एक कुर्सी पे 5,000 रुपए का बिल दिखाई है कि 5,000 में हमने एक कुर्सी खरीदी है। तो मतलब सोचो कि किस तरीके से वो स्कैम किया गया, 5,000 की एक चेयर। तो ये कैग की रिपोर्ट में मैंने बताया। तो कैग क्या है? आर्टिकल 148 पार्ट 5 जो कैग की बात करता है, क्या क्या कहता है कि जिस लिए हमने पार्लियामेंट से पैसा सरकार ने निकाला है, क्या उसी वे में प्रॉपर वे में पैसे का यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं। अब क्योंकि जो मतलब ये पोस्ट है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ये जो अपॉइंट होता है वो अपॉइंट करता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको अपॉइंट करता है। और इसको हटाने के लिए ऐसा नहीं कि एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पे रहेंगे, आपको इनको उसी तरीके से हटाना होगा जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। मतलब जो इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने पढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, सेम
सेम प्रोसेस से इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाके आप कैट को उनके पोस्ट से हटा सकते हो। और ये इम्यूनिटी क्यों दी गई है? वो इम्यूनिटी इसलिए दी गई है कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट टास्क करते हैं, तो हो सकता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करे कि मिसयूज करके अपने लोगों को कैट बनाए, उसके बाद जब वो उनका काम ना करते तो हटा दे। तो ऐसा ना हो, इसलिए कैट को आप इस तरीके से हटा सकते हैं जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। इनको ओथ दिलाने का काम होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको ओथ दिलाते हैं। और ये पोस्ट इलेक्टेड है कि अपॉइंटेड है? तो अपॉइंटेड पोस्ट, इनका इलेक्शन नहीं होता है, इनको अपॉइंट किया जाता है। अब ये कब तक अपनी पोस्ट पे रहेंगे? तो जैसे हमने इलेक्शन कमीशन में पढ़ा था कि 6 ईयर या 65 ईयर्स ऑफ जो पहले हो जाएगा, या तो उनका टर्म पूरा 6 साल पूरा हो जाए या वो 65 साल के हो जाए, तो जो भी पहले होगा उसके अकॉर्डिंग इनको इनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। इनका काम ये यही है कि जिस वे में मनी को निकाला गया था, क्या उसी वे में आपने मनी को यूज किया है या नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कोई दिक्कत? क्लियर मैम। क्लियर। अब जाते हैं आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, लेकिन ये आज पूरा हो नहीं पाएगा, इसको कल करना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सीएज जो है रिपोर्ट वेरीफाई करते हैं कि ये एक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है? हाँ यार, ये रिपोर्ट बनाते हैं कि जिस तरीके से पैसा आपका निकाला गया था, क्या वो पैसा उसी वे में खर्च हुआ है? ये ऑडिटिंग करते हैं ना। तो जब इन्होंने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट को ये देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है? इसने रिपोर्ट बनाई, ये रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देता है इसको पार्लियामेंट के पास रखाता है, पार्लियामेंट एक कमेटी के पास रखाती है, ठीक है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। किस कमेटी के पास? पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि फिर कैग के रिपोर्ट को समराइज करती है, बताती है कि किस वे में जो कैग की रिपोर्ट है, इससे आगे कैसा काम होना चाहिए। और जो कैग की पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कैग की जो पोस्ट है इसका सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। भाई आपको क्या लगता है इनका क्रिटिसिज्म क्यों होता होगा? जो कैग है इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट होने के बाद भी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कैग की पोस्ट, क्यों? क्योंकि बहुत सारा स्कैम सब वो सबसे रिलेटेड होता है कि जैसे कि आपने बोला मैम, वो जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो इशू था रिपोर्ट। मैम एक डाउट है मैम, इसका कुछ इनका जो रिपोर्ट होता है उनको कोई वेरीफाई करते, रिव्यू करते हैं? नहीं, अब इनको ये जो रिव्यू के ऊपर कितनी रिव्यू करेंगे? पब्लिक अकाउंट कमेटी देखती है इसको, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसकी रिव्यू करती है। जैसे ये देंगे अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देगी पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट देगी पब्लिक अकाउंट कमेटी को, ठीक है? इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है? क्या बेटा? मैम इनका क्रिटिसिज्म इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये जो है ये स्कैम्स के बारे में रिवील करता है कि कहाँ पे कितना स्कैम है, तो जिन लोगों ने स्कैम किया है वो इनके अगेंस्ट बोलते हैं और सब लोग मिलके बोलते तो क्रिटिसाइज कर देते हैं इनको। नहीं, इनका क्रिटिसिज्म इसलिए होता है, इनकी पोस्ट का क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि भाई इन्होंने पकड़ लिया, ठीक है? मान लो इन्होंने बता दिया कि कॉमनवेल्थ में ऐसा स्कैम हुआ है, तो इसको कहते हैं कि दिस बॉडी इज मतलब नेल एंड टूथलेस बॉडी है, नेल एंड टूथलेस बॉडी है। इसका क्या मतलब हुआ कि चलो ठीक है, मैंने मान लो कि पकड़ भी लिया, मैं क्या कहूँ, मैंने बता दिया कि अबीर ने ये गलती की, साक्षी ने ये गलती की, दीप्ति ने ऐसा किया, मैं बता दूं, बताने के बाद फिर आप लोगों के पास रिपोर्ट जाए तो आप लोग कहते हो हाँ नहीं गलत बात है, नहीं करना चाहिए। इससे हुआ क्या? अगर तो आपने एक बॉडी बनाई थी जो सर्विलांस कर लेती थी, तो इनको आपने पनिशमेंट पावर क्यों नहीं दी? कॉमनवेल्थ में इन्होंने अगर पकड़ा तो कॉमनवेल्थ के बाद आप इनको पनिशमेंट पावर भी तो देते कि या तो पनिश कर दें इस बॉडी को। इसका क्या मतलब है कि आप रिपोर्ट दोगे और रिपोर्ट का भी कुछ नहीं होगा? तो इसलिए इसका क्रिटिसिज्म होता है कि ऑल्दो तो ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये पकड़ भी ले रही है, लेकिन फिर भी उसका हो क्या रहा है? दैट इज टूथलेस बॉडी ना, या तो उनको पनिशमेंट की पावर भी तो देते, पर आपने कहीं इनकी पनिशमेंट की पावर पड़ी, इनको कोई पनिशमेंट का पावर नहीं है, रिपोर्ट दे देंगे पार्लियामेंट को। इसलिए ये क्योंकि टूथलेस बॉडी है इसलिए इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। मैम इनका पनिशमेंट देने का काम तो फिर चीफ जस्टिस का होना चाहिए ना, इनका थोड़ी होना चाहिए। तो इनका जो रिपोर्ट है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब कुछ तो करते हैं। इन्होंने तो ये बोला कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास चला जाएगा तो काम खत्म। मतलब पनिशमेंट देने का मतलब ये नहीं है कि आप तुम फांसी चढ़ा दो। पनिशमेंट देने का यही तो मतलब है कि या तो जैसे इलेक्शन कमीशन किसी को पकड़ लेती है कि आपने मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कुछ भी नहीं किया, तो वो क्या करती है? पार्टी को बैन कर सकती है ना, फाइन कर सकती है, या इतनी पावर तो आप दे ही सकते थे ना क्या को कि भाई अगर आपने कॉमनवेल्थ मान लो कि वो स्कैम हुआ था, कॉमनवेल्थ स्कैम में आपने बोला कि एक चेयर 1000 की है, जो कि 20-50 100 रुपए 200 रुपए की चेयर आपने 1000 की ले ली, तो कम से कम क्या के पास इतनी पावर तो होती कि वो जो पैसे हैं वो आप उस पार्टी से क्या करो, धीरे धीरे क्या कर लो, ले लो, वो पार्टी धीरे धीरे कंपनसेट करती। तो ऐसी कोई पावर इनको देनी चाहिए थी।
अब जो पावर ऑफ पनिशमेंट है, पावर ऑफ पनिशमेंट का मतलब आप इनको भी तो जुडिशियल बॉडी का टैग कर सकते थे। जैसे हमारे IAS ऑफिसर्स होते हैं, जब वो कलेक्टर लेवल पे काम करते हैं तो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करते हैं, जो प्रेसिडेंट जब पार्डन देते हैं तो वो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसा ही आप कैग को भी दे सकते थे, पर क्योंकि कैग के पास इस तरीके की पावर नहीं है, ये मतलब टूथलेस बॉडी है, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? यस मैम। मैम मेरे को एक डाउट है, इस अभी ना कौन सा दिन था, हाँ सैटरडे को एक टेस्ट हुआ था SSC का, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो मैम इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 76। नहीं, आपके ऑप्शन क्या है इसमें? मैम ऑप्शन तो याद नहीं है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैं पेपर देख लेती हूँ कल। मोशन ऑफ थैंक्स आपको बताना था ना। मोशन ऑफ थैंक्स ये होता है कि जब भी मतलब जैसे ही सेशन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति, अभी एक्चुअली सारा चीजें आपका हुआ नहीं, बाकी अभी आगे वाले इलेक्शन ये सब आना था। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो जैसे ही आपकी उसका शुरुआत करते हैं तो वो पूरा बताते हैं कि पिछले साल जो हमारी गवर्नमेंट है वो मतलब कि प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट है ना, प्रेसिडेंट के नाम से चलाई गई, तो गवर्नमेंट की सारी वो सक्सेस, सारे फेल्योर्स के बारे में बताते हैं, तो गवर्नमेंट ने की सारी अचीवमेंट के बारे में उस समय बताते हैं। तो जैसे ही अचीव मतलब वो सारा बता देते हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, तो सब लोग उस पर वोट डालते हैं और उसको कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। जब मतलब सब लोग गवर्नमेंट को ही थैंक्स करते हैं कि वो अपना मतलब प्रीशियस टाइम लेके आए और उन्होंने सदन को, हाउस को, जो भी पिछले साल का रिकॉर्ड है, अचीवमेंट है, उसके बारे में बताया। तो दैट इज नोन एज मोशन ऑफ थैंक्स। जो तब लाया जाता है जब पहली बार प्रेसिडेंट क्या करते हैं, हाउस को चेयर करते हैं। क्लियर हुआ संदीप? संदीप क्लियर हो गया? यस मैम। और ये लोकसभा वाला क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली बताओ आप, क्या पूछ रहे हो आप लोकसभा? मैम द क्वेश्चन इज दैट व्हिच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 93 है, जहां तक मुझे पता है कि आर्टिकल 93 में है कि वहां पे एक लोकसभा स्पीकर होगा ही होगा। और ये क्वेश्चन SSC का नहीं, PCS में आया होगा क्वेश्चन, तो हो सकता है उन्होंने दे दिया। ओके मैम, ये वो शीट में नहीं था ना, तो मुझे लगा कि शायद मैंने कभी मिस कर दिया और आपने बताया हो। नहीं, तो अगर है तो आप नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम यही होती है ना कि हर चीजें पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ बता दिया जाए, तो कुछ चीजें बाई ऑप्शंस एलिमिनेट करके ही करनी पड़ती है। मैम वहाँ पे मैम बहुत पास थे, मतलब एक एक का जैसे अगर आपने 93 बोला तो 92, 93, 94, 95 ऐसा ऑप्शन था। 93 इसका। कल हम ये कर लेंगे आपका NHRC, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ये देखने हैं। और एक चीज और है आपका, कुछ जो टॉपिक्स जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, पब्लिक अकाउंट क्या होता है, फिर छोटे छोटे आर्टिकल्स जिसको हमें जानना था वो सारा है ना, क्वेश्चन मोशंस क्या होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन और स्टार्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये सारा करने के बाद आपका टॉपिक खत्म है। 2 शीट मिलनी चाहिए आपको, है ना? ठीक है, 2 शीट आपकी बची, एक शीट अभी दे देंगे, एक जो है क्लास मतलब जब खत्म होने वाला होगा तो दे देंगे, तो आपका हो जाएगा ये पूरा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी जो है कल देखते हैं। इफ देयर एनी डाउट देन यू कैन आस्क बाय टुमारो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय गाइस। थैंक यू मैम।